हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बस्तर क्षेत्र में मराठा शासन एवं ब्रिटिश राज के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार अजमेर सिंह एवं दरियादेव के मध्य हलबा विद्रोह होता है, जिसमें अजमेर सिंह की मृत्यु के पश्चात सभी हलबा क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है एवं दरियादेव बस्तर के राजा बन जाते हैं, जिसके पश्चात उनके सहायक यानी कि जयपुर नरेश विक्रमदेव, भोसला शासक पिंबाजी के प्रतिनिधि अवीरराव एवं दरियादेव के मध्य 6 अप्रैल 1778 ईस्वी को कोटपाड़ की संधि होती है। कोटपाड़ की संधि की इस डेट को आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में इसे पूछा जा चुका है। 6 अप्रैल 1778 ईस्वी को हुई थी कोटपाड़ की संधि। इस संधि से दो निर्णय आते हैं कि जयपुर नरेश विक्रमदेव को कोटपाड़, चूराकुटा, पोड़ागढ़ एवं रायगढ़ के जो क्षेत्र होते हैं वे मिल जाते हैं एवं मराठों को 59,000 प्रति वर्ष टकोली देना तय होता है। ठीक है, इस प्रकार दरियादेव के कोटपाड़ संधि में हस्ताक्षर करने के साथ ही साथ बस्तर नागपुर के अधीन जो रतनपुर क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है एवं छत्तीसगढ़ का एक अभिन्न अंग बन जाता है। तो याद रखिएगा, कोटपाड़ की संधि ही वह घटना है जिसके अंतर्गत बस्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सम्मिलित होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मराठा शासन के अंतर्गत काकतीय शासकों का क्रम को। तो सबसे पहले जो काकतीय शासक होंगे वे होंगे दरियादेव। इनका शासनकाल 1777 से 1800 ईस्वी तक रहता है। मराठा शासन के अधीन शासन करने वाले ये प्रथम काकतीय शासक होते हैं। इनके शासनकाल में भोपालपट्टनम का विद्रोह होता है जो कि 1795 ईस्वी को होता है। इसमें क्या होता है कि कैप्टन J.T. ब्लंट जो कि एक अंग्रेज यात्री होते हैं, ये बस्तर की यात्रा करना चाहते थे, परंतु क्या होता है कि बस्तर के जो निकटवर्ती क्षेत्र के राजा होते हैं वे उन्हें सलाह देते हैं कि आप उन क्षेत्रों में प्रवेश ना करें, क्योंकि वहाँ आदिवासियाँ जो हैं वे बाहरी क्षेत्र के लोगों के प्रवेश को पसंद नहीं करते हैं। परंतु उन्होंने इसके बाद भी उनकी सीमा को पार करने का प्रयास किया और उन्हें धनुष, बाण और मशालधारी गोंड आदिवासियों से युद्ध करना पड़ा। उसके बाद वे केवल कांकेर की यात्रा करते हैं और वापस लौट आते हैं और J.T. ब्लंट बस्तर की यात्रा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया भोपालपट्टनम का विद्रोह जो कि 1795 ईस्वी को हुआ था और यह कैप्टन J.T. ब्लंट के बस्तर यात्रा की मंशा की वजह से हुआ था। तो अब अगले शासक को देख लेते हैं जो होते हैं महिपाल देव। इनका शासनकाल 1800 से 1842 ईस्वी तक रहता है। महिपाल देव क्या करते हैं कि कोटपाड़ की जो संधि होती है उसके तहत मराठों को 59,000 टकोली देना तय होता है, परंतु महिपाल देव वह टकोली नहीं देते हैं, जिसके कारण तत्कालीन सूबेदार भीकाजी गोपाल इसकी सूचना मराठा शासन को दे देते हैं और मराठा शासक वेंकोजी 1809 में अपने सेनापति रामचंद्र बाघ के नेतृत्व में सेना भेजते हैं आक्रमण हेतु, जिसमें महिपाल देव पराजित हो जाते हैं और उन्हें जगदलपुर के किले को हारना पड़ता है। उसके बाद महिपाल देव भी आदिवासियों के साथ एक सेना बनाते हैं और मराठों पर आक्रमण करते हैं, जिसके बाद उन्हें जगदलपुर का किला वापस मिल जाता है, यानी कि वे जगदलपुर के किले को छीन लेते हैं। उसके बाद मराठा पुनः आक्रमण करते हैं, परंतु इस बार महिपाल देव स्वयं को पराजित घोषित कर देते हैं और उन्हें 1830 तक किसी भी प्रकार की टकोली न पटाने की स्थिति में सिहावा परगना को नागपुर शासन को देना पड़ता है। ठीक है, तो इनका शासनकाल रहता है 1800 से 1842 ईस्वी तक। इसी के बीच में 1817 को मराठों एवं अंग्रेजों के मध्य सीताबर्डी का युद्ध होता है, जिसमें मराठा पराजित हो जाते हैं एवं मराठा शासन आंग्ल ब्रिटिश अधीक्षकों के अधीन कार्य करने लग जाती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत पहले शासक भी महिपाल देव ही होते हैं। इनके शासनकाल में परलकोट विद्रोह होता है 1825 में, जिसके बारे में मैंने वीडियो में बताया है, तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगले शासक की ओर बढ़ते हैं जिनका नाम है भूपाल देव। भूपाल देव का शासनकाल 1842 से 1853 ईस्वी तक रहता है।
महिपाल देव जो राजा होते हैं उनके 2 पुत्र होते हैं। उनकी पटरानी का पुत्र होता है भूपाल देव और सौतेला भाई यानी कि छोटी रानी का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है दलगंजन सिंह। जब महिपाल देव की मृत्यु हो जाती है तो भूपाल देव शासक बन जाते हैं और शासक बनने के बाद दलगंजन सिंह को तारापुर परगने का अधिकारी बना देते हैं। हालांकि भूपाल देव शासक रहते हैं परंतु नागरिकों के मध्य दलगंजन सिंह अधिक ख्याति प्राप्त एवं प्रसिद्ध होते हैं। तारापुर विद्रोह भी इसी का परिणाम होता है। तारापुर विद्रोह हुआ था 1842 से 1854 ईस्वी के मध्य। यह विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि बस्तर के जो राजा होते हैं भूपाल देव वो नागपुर के आदेश पर तारापुर परगने से टकोली बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है कि तारापुर गवर्नर दलगंजन सिंह असंतुष्ट हो जाते हैं और वह कहते हैं कि वो नागपुर जाकर मराठा शासन से अपील करेंगी एवं वे जो तारापुर परगना है उसे छोड़ देंगे। इस पर आदिवासी उनसे अनुरोध करते हैं कि वे तारापुर परगने को न छोड़ें और वे आंग्ल मराठा के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं दलगंजन सिंह। इस विद्रोह पर मेजर विलियम्स को इस घटना की जांच के लिए बुलाया जाता है एवं मेजर विलियम्स कर वृद्धि के आदेश को वापस ले लेते हैं। इस प्रकार तारापुर विद्रोह सफल हो जाता है। इस शासनकाल में एक और विद्रोह होता है जिसे मेरिया विद्रोह या मेरिया विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह 1842 से 1863 के मध्य होता है। उस समय के जो ब्रिटिश अधीक्षक होते हैं एगेन्यू, जो कि द्वितीय ब्रिटिश अधीक्षक होते हैं, और रेजिडेंट जेनकिंस, जेटी ब्लंट, इन्होंने सुना हुआ होता है कि बस्तर क्षेत्र में दंतेवाड़ा का जो दंतेश्वरी मंदिर है वहाँ नरबलि प्रथा विद्यमान है। इस हेतु वे सुधार के लिए कालाहांडी क्षेत्र में 1842 से पूर्व ही नरबलि को समाप्त कर चुके होते हैं, परंतु 1842 के बाद भी जब बस्तर क्षेत्र में नरबलि की प्रथा विद्यमान रहती है तो वे मराठा शासन को इस पर नियंत्रण हेतु आदेश देते हैं, जिस पर मराठा 1842 में भोसला सुरक्षा सैनिकों को वहां नियुक्त कर देते हैं मंदिर के चारों ओर। यह प्रथम अवसर होता है जब मराठा टकोली लेने के अलावा बस्तर के प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं। और ब्रिटिश शासन एक अन्य कार्य करती है कि वे ब्रिटिश अधिकारी मैकफर्सन को इस कार्य की जांच हेतु नियुक्त करते हैं एवं मैकफर्सन इसकी जांच करके रिपोर्ट सौंपते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि ताड़ी पेन्नू या माटी देव की पूजा के अवसर पर सार्वजनिक रूप से नरबलि संस्कार किया जाता है एवं वध्य लोगों को मेरिया कहा जाता है। इन वध्यजनों की पूर्ति का जो कार्य है वह पावा या गंगीहा जनजातियों के द्वारा किया जाता था, यानी कि जो मेरिया होते थे वे पावा या गंगीहा जनजातियों के होते थे। अतः नरबलि प्रथा की समाप्ति के विरोध में आदिवासियों द्वारा हिड़वा मांझी को नेतृत्व सौंपा जाता है एवं हिड़वा मांझी के नेतृत्व में मेरिया विद्रोह होता है, परंतु इस विद्रोह का दमन ब्रिटिश सेना नायक कैंपबेल के द्वारा कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इस आंदोलन का विद्रोह का नेतृत्व करते हैं हिड़वा मांझी और इसका दमन करते हैं कैंपबेल। और किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा इसकी जांच हेतु समिति बनाई जाती है? तो वे ब्रिटिश अधिकारी होते हैं मैकफर्सन। ठीक है। मेरिया विद्रोह के बाद अगला हम देखेंगे शासक भैरम देव। इनका शासनकाल 1853 से 1891 ईस्वी तक रहता है। इनके शासनकाल में ही लॉर्ड डलहौजी, जो कि ब्रिटिश भारतीय गवर्नर जनरल होते हैं, वे 13 मार्च 1854 को नागपुर क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं, जिसके कारण संपूर्ण छत्तीसगढ़, जिसमें बस्तर क्षेत्र भी शामिल होता है, वह ब्रिटिश के अधीन आ जाता है एवं प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन प्रारंभ हो जाता है। भैरम देव के शासनकाल में तत्कालीन ब्रिटिश कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट बस्तर की यात्रा पर आते हैं। इस प्रकार बस्तर की यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय होते हैं चार्ल्स सी इलियट, और वे शासक भैरम देव के शासनकाल में बस्तर की यात्रा करते हैं। ठीक है। भैरम देव के शासनकाल में लिंगागिरी का विद्रोह होता है, जो कि 1856 ईस्वी में होता है। इसमें क्या होता है कि 1854 को
ब्रिटिश राज के आ जाने से ब्रिटिश शासन से राजा भैरमदेव, दीवान दलगंजन सिंह और आदिवासी जनता सभी त्रस्त और असंतुष्ट रहते हैं। इसीलिए अंग्रेज अधिकारियों के शोषण एवं दमनकारी नीति से तंग आकर भोपालपट्टनम जमींदारी के अंतर्गत एक तालुका होता है लिंगागिरी, जिसके तालुकदार होते हैं धुर्वाराम माड़िया। तो धुर्वाराम माड़िया ने आदिवासियों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर देते हैं। इस विद्रोह में 3 मार्च 1856 को धुर्वाराम माड़िया की सेना एवं अंग्रेजों के मध्य आमना सामना होता है एवं चिंतलनार नामक स्थान पर दोनों के मध्य युद्ध होता है। अंततः क्या होता है कि 5 मार्च 1856 को धुर्वाराम माड़िया को पकड़कर फांसी दे दी जाती है एवं उसका तालुका भोपालपट्टनम के जमींदार को दे दिया जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध यह छत्तीसगढ़ एवं बस्तर क्षेत्र का प्रथम विद्रोह होता है। इसीलिए लिंगागिरी के विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है एवं धुर्वाराम माड़िया को छत्तीसगढ़ का दूसरा शहीद कहा जाता है। दूसरा शहीद इसलिए कहा जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद की संज्ञा दी जाती है सोना खान के जमींदार शहीद वीर नारायण सिंह को। ठीक है, तो बस्तर का प्रथम विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध और बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है लिंगागिरी विद्रोह को। ठीक है, इनके शासनकाल में एक अन्य विद्रोह होता है जिसे कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता है और यह 1859 ईस्वी में होता है। कोई जो है वह दोरला बोली के शब्द है जिसका अर्थ होता है वनों और पहाड़ों में रहने वाली आदिवासी प्रजा। यहाँ भी विद्रोह का एक ही कारण होता है, अंग्रेजों की शोषणकारी एवं दमनकारी नीति से असंतुष्ट जनता। ठीक है, तो जनता के द्वारा पोतेकला के जमींदार नागुल दोरला, भोपालपट्टनम के जमींदार राम भोई और भेजी के जमींदार जुग्गा राजू को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। यहाँ क्या होता है कि अंग्रेजों द्वारा साल वृक्ष की कटाई की जाती है जिसके लिए ठेकेदार आते हैं हैदराबाद क्षेत्र से। ठीक है, यानी कि इसका संबंध हैदराबाद क्षेत्र के निजाम से भी होता है। तो आंदोलनकारियों द्वारा इसके संबंध में एक नारा दिया जाता है कि 1 साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सर काटा जाएगा एवं यह जानकारी प्राप्त होती है कि आदिवासियों के द्वारा जो ठेकेदार होते हैं उनके व्यक्तियों का सिर भी काटा गया था। इसीलिए इस जन आंदोलन से हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज़ दोनों ही घबरा उठते हैं एवं उस समय सिरोंचा के जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं कैप्टन सी ग्लासफर्ड। ठीक है, कौन होते हैं? कैप्टन सी ग्लासफर्ड। यह इन आंदोलनकारियों से संधि कर लेते हैं एवं साल वृक्ष की कटाई का जो व्यवस्था या प्रथा होती है उसे वापस ले लेते हैं। इस प्रकार कोई विद्रोह बस्तर का पहला विद्रोह था जिसमें अंग्रेज़ों द्वारा हार मान लिया जाता है। यहाँ पर पोतेकला के जमींदार नागुल दोरला और भोपालपट्टनम के जमींदार राम भोई और भेंजी के जमींदार जुग्गा राजू के नाम को याद रखने के लिए आप इसे नाराज से याद रखिएगा, क्योंकि जो आदिवासी जनता थी वह नाराज़ थी। तो नागुल दोरला, जुग्गा राजू और ये रा से राम भोई। ठीक है, आप इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला विद्रोह हुआ था जो कि इसी शासक के काल में हुआ था, वह था मुरिया या मुड़िया विद्रोह। यह विद्रोह हुआ था जनवरी 1876 ईस्वी में। इस विद्रोह का कारण होता है कि अंग्रेज़ों द्वारा आदिवासियों की वाणिज्यिक फसलों पर अधिकार करना और भूमि विषयक नियमों को लागू करना और एक क्रूर दीवान गोपीनाथ कप्पड़दार को उस क्षेत्र का दीवान बनाया जाना। तो इन तीनों ही कारणों से मुरिया आदिवासियों ने विद्रोह किया और जनवरी 1876 को जब राजा भैरमदेव प्रिंस ऑफ वेल्स से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो जगदलपुर के निकट मारेंगा नामक स्थान पर उन्हें रोक लिया जाता है, क्योंकि आदिवासियों को यह भय होता है कि यदि वे चले गए तो दीवान गोपीनाथ कप्पड़दार द्वारा उनके ऊपर अत्यधिक क्रूर व्यवहार एवं दुर्व्यवहार किया जाएगा। इसीलिए इस स्थिति को देखते हुए दीवान सैनिकों को आदिवासियों पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं एवं 5 मुरिया आदिवासियों की मृत्यु हो जाती है और 18 मुरिया आदिवासियों को जगदलपुर जेल भेज दिया जाता है। परंतु मुरिया आदिवासियों की संख्या आपस में मिलकर 500 हो जाती है और वे 500 आदिवासी जाते हैं और जगदलपुर जेल से उन 18 मुरिया आदिवासियों को छुड़ाकर
ले आते हैं। इस प्रकार ये सभी मौर्य आदिवासी आरापुर नामक स्थान पर फिर से विद्रोह हेतु योजना बनाते हैं और अपना नेता चुनते हैं झाड़ा सिरहा को। झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में मुड़िया आदिवासी आम की डालियों को प्रतीक स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में भेजते हैं एवं मुड़िया आदिवासियों को इस क्रांति के लिए सम्मिलित होने आग्रह करते हैं। तो अंततः इस विद्रोह में क्या होता है कि 3 से 5 हजार मुड़िया विद्रोही जो हैं वे जगदलपुर महल के चारों ओर 2 मार्च 1876 को काला दिवस मनाने के उद्देश्य से इकट्ठा होकर चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और महल के अंदर राजा भैरमदेव और दीवान गोपीनाथ कपड़दार होते हैं, जो कि अत्यधिक भयभीत होते हैं। तो वे क्या करते हैं कि गोपीनाथ कपड़दार एक महरा जाति की महिला के द्वारा डिप्टी कमिश्नर को संदेश भेजते हैं, जिसका जवाब देते हुए 8 मार्च 1876 को सिरोंचा डिप्टी कमिश्नर मैक जॉर्ज जगदलपुर में पहली बार मुड़िया दरबार का आयोजन करते हैं। याद रखिएगा, भले यह मुड़िया जनजातियों के द्वारा किया गया विद्रोह था, परंतु उस समय सभी आदिवासियों को सम्मिलित रूप से मुड़िया कहा जाता था, इसीलिए यह दरबार मुड़िया दरबार के नाम से प्रसिद्ध है। और 2 डेट यहाँ पर याद रखने योग्य है। पहला है 2 मार्च 1876 जब बस्तर के आदिवासियों ने काला दिवस मनाया था, और पहली बार मुड़िया दरबार का आयोजन हुआ था 8 मार्च 1876 को। ठीक है, तो इस विद्रोह का परिणाम क्या होता है? तो इस विद्रोह के बाद दीवान गोपीनाथ कपड़दार को बंदी बनाकर सिरोंचा भेज दिया जाता है और यह विद्रोह पूर्णतः सफल होता है। राजा भैरमदेव के शासनकाल में एक अन्य विद्रोह होता है रानी चोरिस के द्वारा। यह विद्रोह करने वाली यह छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी होती हैं और रानी चोरिस का मूल नाम होता है जुगराज कुंवर। इन्होंने अपने पति भैरमदेव के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया होता है, इसीलिए रानी चोरिस का नाम छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी के रूप में प्रसिद्ध है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से क्विज कराने का भी प्रयास करते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां प्रतिदिन क्विज का आयोजन किया जाता है। धन्यवाद।